अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक देख लिए पहले। आपकी बुक का क्या नाम है? सोशल प्लानिट। सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन करिए और देखिए आपके पीए फर्स्ट में जो चैप्टर आ रहे हैं तो वो कितने कितने चैप्टर हैं, ठीक है। पीए फर्स्ट में हिस्ट्री से चैप्टर जो आ रहे हैं वो 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि हाउ व्हेन एंड वेयर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब जो ज्योग्राफी में है चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज, ये आज हमें करना है। और पीए फर्स्ट में भी सिर्फ इसका एक ही चैप्टर आ रहा है। और सिविक्स में इसके पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं, ठीक है। जिसमें हम हिस्ट्री में कितने 3, ज्योग्राफी में 1, सिविक्स में 2। इसमें हम ये एक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आज हम करने जा रहे हैं रिसोर्सेज, पेज नंबर 93 ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन कर लिए पेज नंबर 93 चैप्टर रिसोर्सेज। तो यहाँ देखिए टॉप पर यहाँ लिखिए आप पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। पार्ट फर्स्ट लिखिए, उसे अंडरलाइन कर लिए और यहाँ पर उस दिन की डेट लिख दिएगा। यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है? पहले रिसोर्सेज क्या है? वो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। अब इसी की स्टडी करने आ रहे हैं हम, अपनी रिसोर्सेज की, अपनी ज़रूरतों को पूरे करने वाली चीज़ों की, ठीक है, जो हमारी ज़रूरत है। लेट्स रीड। मैन हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन नेचर फॉर हिज सर्वाइवल। ये तो सबको ही पता है कि इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सर्वाइवर के लिए नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, यानी डिपेंड है। नेचर कैटर्स टू द वेरियस फिजिकल नीड्स ऑफ अ मैन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। और नेचर जो कुदरत है वो क्या करती है? पूरी करती है। क्या चीज़ पूरी करती है? वेरियस फिजिकल नीड ऑफ अ मैन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। लगातार जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो जो है सारी जितनी भी फिजिकल नीड हैं वो कौन पूरा करता है? नेचर पूरी करती है, ठीक है। हमारी जो कुदरत है वो हमें सारी चीज़ें, वो हमारी नीड्स को पूरा करती है, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इन रॉ मटेरियल। नेचर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? हमें फूड देता है, खाना देता है, और हमें शेल्टर देता है, यानी घर देता है, रहने को छत देता है। क्लोथिंग इन अ रॉ मटेरियल एंड, कपड़े पहन, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमें कपड़े देता है वो कौन देता है? वो भी नेचर देता है। इन अर्लियर टाइम्स मैन कंज्यूम्ड these raw material as they were available, but gradually he learned to use them in a better and efficient manner. पहले ज़माने में क्या होता था? इंसान इसे यूज़ तो करता था एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह, ठीक है। जैसे पहले ज़माने के लोग थे, सब्ज़ी मिली कोई कच्ची तो कच्ची खा गए, उन्हें पकाना खाना तो आता नहीं था, ठीक है। तो उसे कंज्यूम करने का तरीका उन लोगों को आता नहीं था। तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में कच्चे, जो मतलब जैसा पेड़ से मिला वैसे ही क्या हुआ, उसे यूज़ कर लिया करते थे। एज देवर अवेलेबल बट ग्रेजुअली, मगर हल्के हल्के क्या हुआ, जब इंसान उन्हें इस्तेमाल करना सीख गया अच्छे तरीके से, एफिशिएंट मैनर में, तो क्या हुआ उसे अच्छे, मतलब जब इंसान आगे जाके, बट ग्रेजुअली ही लर्न टू यूज़ देम एंड इन अ बेटर एंड एफिशिएंट मैनर। हल्के हल्के क्या हुआ, पहले क्या था, वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही उसे यूज़ करता था, जैसा प्लांट से मिला वैसे ही उसने यूज़ कर लिया। फिर बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअली हल्के हल्के उस काबिल हो गया कि वो बेटर और एफिशिएंट मैनर में उसे यूज़ कर पाए। लेटर मैन लर्न टू लिव अ सेटल लाइफ एंड स्टोरिंग थिंग्स फॉर हिज यूज़। और फिर बाद में इंसान को ये भी समझ में आने लगा कि अपनी सेटल लाइफ को सेटल करने के लिए किस तरह जीना पड़ता है, ठीक है। अपनी कैसे सेटल लाइफ गुजारनी चाहिए, या चीज़ों को किस तरह इकट्ठा करके रखना चाहिए जो कि हम आगे के लिए यूज़ कर पाएँ। नेचर बिस्टोड ह्यूमन्स विद वेरियस रिसोर्सेज स्टार्टेड आर लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल। अब ये कह रहे हैं नेचर जो है, जो कुदरत है, उसने इंसान को क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या चीज़ें इंसान को वो देता है, क्या क्या दी हैं उसने? वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, ज़मीन, रहने के लिए हमें ज़मीन दी है, पानी दिया है पीने के लिए, जंगल दिए, ठीक है, और सॉइल दी है हमें। तो ये सब चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं, कहाँ से मिल रही है ह्यूमन बीइंग को या मैन को? ये कहाँ से मिल रही है? ये सब चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही हैं, यानी नेचर से मिल रही है, कुदरत से। रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग दैट वी कैन यूज़ टू मीट एंड सेटिस्फाई अवर नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ जिसे हम यूज़ कर पाएँ, या वी कैन यूज़ टू मीट, हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ, किस लिए? टू मीट एंड सेटिस्फाई अवर नीड, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए, मतलब फिल करने के लिए। जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? रिसोर्स हो गया वो, ठीक है। अगर हम लिखने के लिए पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी रिसोर्स हो गई। और किस पर लिखेंगे? कॉपी पर लिखेंगे, तो वो लिखे जाने के लिए कॉपी को यूज़ करा हमने, तो वो क्या हुआ? कॉपी क्या हुई? हमारी रिसोर्स हुई, ठीक है।
अगर हम इधर से उधर जाने के लिए कहीं ट्रेवल करने के लिए कोई भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, साइकिल, बाइसिकल, तो वो हमारे लिए क्या हुई, हमारे लिए क्या हुई, वो रिसोर्सेस हुई। तो कोई भी चीज़, कोई भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, रिसोर्सेस हो गई। वी यूज़ मैनी थिंग्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। अब ये कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स को सेटिस्फाई कर देती है। जैसे वी यूज़ मैनी थिंग टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवर नीड। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दी हैं, जैसे कि पानी है, हम खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। इन दीज केसेस वाटर इज सेटिस्फाइंग सम ऑफ आवर नीड एंड हैंस वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर ये केसेस देखें, पानी पीने के लिए या खाना पकाने के लिए या नहाने के लिए हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, यानी पानी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है यहाँ पर, तो पानी भी क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुई रिसोर्स की। तो वही कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा कर दे, उसमें काम आ जाए, तो वो क्या हो गई, हमारी रिसोर्स। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की वैल्यू। द मीनिंग ऑफ वैल्यू वेरीज विद इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। जो रिसोर्स की वैल्यू है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह होती, मतलब अलग होती है, वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। अलग अलग जगह पर देखें अगर, तो एक ही रिसोर्स की वैल्यू उस किसी जगह पर ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस है उसकी, दूसरी जगह पर इतनी नहीं है। तो वही कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से वैल्यू जो है रिसोर्स की अलग अलग है, वेरी करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप यूटिलिटी के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से अगर वैल्यू देखें रिसोर्स की, तो क्या है, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग हैज़ सम यूज़ फॉर अस इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यू फॉर अस। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी हमें ज़रूरत है, उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसका हमें इस्तेमाल चाहिए या यूज़ चाहिए, उसकी ज़रूरत है, तो ये आइटम्स क्या हो, इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यू फॉर अस। इसका मतलब अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, यानी वो चीज़ हमारे लिए क्या है, उसकी वैल्यू है हमारे लिए। ठीक है, एनीथिंग वैल्यूएबल मेक इट अ रिसोर्स। और कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो हमारे ज़िंदगी में, वो क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। समटाइम्स एन आइटम मे नॉट बी अ वैल्यू फॉर अस बट इट कैन बी ऑफ सम यूज़ फॉर सम अदर पर्सन। अब ये कह रहे हैं कुछ ऐसे आइटम जो कि हमारे लिए वैल्यू ना हो, उसकी कोई इज्जत ना हो, हमारे लिए कोई उसका यूज़ ना हो, मगर वही सेम चीज़ दूसरों के लिए हो सकता है इस्तेमाल दे हो, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, वो उनके लिए वैल्यूएबल हो जाएगी, यानी उनके लिए उस रिसोर्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी वो उन लोगों के लिए रिसोर्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिए है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ किले। किले की एग्जाम्पल दी है कि किले में सीन यूजलेस टू यू, कि हो सकता है किले जो है तुम्हारे लिए क्या है, यूजलेस है, बेकार है, तुम उसे कोई उसका यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, मगर बट गिव इट टू अ पर्सन, टू अ पॉटर एंड फॉर हिम इट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स टू मेक पॉट्स टू सेल एंड अर्न सम मनी। हो सकता है तुम्हारे लिए जो किले है, जो मिट्टी होती है किले, वो तुम्हारे लिए बिना किसी काम की हो, ठीक है, फालतू की हो, मगर अगर वही किले तुम किसी पॉटर को दोगे जो पॉट बनाता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो बनाता है, तो वो क्या करेगा, उसी किले को यूज़ करके, उसके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस है, वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसका काम ही वही है कि पॉट बनाना और उसे फिर सेल करना पैसों के लिए। तो उसके लिए वो चीज़ क्या हुई, यूज़लेस नहीं हुई, यूज़फुल हुई। तो उसके लिए वो क्या हो गई, रिसोर्स हो गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू है, उसकी इज़्ज़त है। हमारे लिए पॉट की जो हमारे किले हैं, किले की कोई इज़्ज़त नहीं है, हमें कोई यूज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं है, तो हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। ठीक है, हमारी किसी ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर रही है किले, तो हमारे लिए क्या है, वो रिसोर्स नहीं है। मगर जो पॉटर है, जो पॉट बनाता है या मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके लिए किले बहुत यूज़फुल है, उसके काम में आ रही है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर रही है। कैसी ज़रूरत को, उसे पैसे की ज़रूरत है, वो उसे पॉट बनाता है, फिर उसे बेचता है, यानी उसके लिए वो क्या हो गई, रिसोर्स हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स। अब इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से, तो व्हेन द वर्थ ऑफ अ रिसोर्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। जब रिसोर्स की जो अगर हम कीमत देखने लगे, नापने लगे पैसों के तौर पर, इट इज़ सेड टू हैव इकोनॉमिक वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को हम कहेंगे अब इकोनॉमिक वैल्यू। अगर किसी रिसोर्स की हम उसकी कीमत को
किसके टर्म में मेजर करने लगे, पैसों के टर्म में, पैसों के तौर पर नापने लगे या तोलने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ सेड टू हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, कि उसकी वो इकोनॉमिक वैल्यू है। कैसे, सम, जैसे कि यहाँ दिए एग्जांपल, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जांपल डायमंड हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट एयर डज नॉट, बोथ आर नेसेसरी। अब ये करें, कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, इकोनॉमिक वैल्यू होती है उनकी, कुछ की नहीं होती है। जैसे कि डायमंड है और एयर है, डायमंड और एयर दोनों की ज़रूरत है इंसान को। क्यों, दोनों ही हमारी क्या है, रिसोर्सेज है, दोनों ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब डायमंड है जैसे, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मगर जो हवा है, जो एयर है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। क्यों इकोनॉमिक वैल्यू क्यों नहीं है, मगर ज़रूरी दोनों चीज़ें हैं। देखो, बस बोथ आर नेसेसरी, दोनों ज़रूरी हैं। क्यों, क्योंकि एयर हमें सांस के लिए चाहिए और डायमंड क्या है, डायमंड महंगा होता है, पैसों के लिए चाहिए, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई और इसकी क्या हुई, ये यूटिलिटी बेस पे हो गई। क्यों, क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ रिसोर्स विच में नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब ये करें, एक और एग्जाम्पल आपको ऐसी देते हैं रिसोर्सेज की, जो कि जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है मगर वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे योर मदर मस्ट बी मेकिंग मैनी डिलीशियस डिशेस फॉर यू। जैसे कि तुम्हारी जो माँ है, जो तुम्हारी मम्मी हैं या अम्मी हैं, वो क्या करती हैं, डेलीशियस डिशेस बनाती हैं, तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी और डिफरेंट तरह की डिशेस बनाती हैं, ठीक है, खाना बनाती हैं या पकवान बनाती हैं। शी नोज़ रेसिपीज़ ऑफ मे बी अबाउट 100 डिशेज़। हो सकता है उन्हें जो है लगभग 100 डिशेज़ बनानी आती हों, ठीक है। हर नॉलेज ऑफ रेसिपीज़ डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट इज़ अ रिसोर्स फॉर हर एंड फॉर यू एज वेल। अब वो करें, उनकी जो नॉलेज है कि उन्हें 100 डिशेज़ बनाना आती हैं, तो उनकी जो नॉलेज है रेसिपी बनाने की, कि उन्हें रेसिपी पता है, 100 से ज़्यादा रेसिपी पता है, खाना बनाने के 100 से ज़्यादा तरीके पता हैं, तो उन्हें कोई उस रेसिपी की कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो है नहीं, उससे वो कोई पैसा तो कमा रही नहीं है, तो उससे की कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो है नहीं, मगर वो तुम्हारे लिए रिसोर्स है और उनके लिए रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, खाना पका के खा सकती हैं, तो यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। कैसे, अगर उन्हें खाना बनाना ही नहीं आएगा तो अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करेंगी, तो इसीलिए वो क्या हुई, रिसोर्स हुई। और तुम्हें जो खाना मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, तुम्हारी मम्मी को जब खाना बनाना आता है, उन्हें उसके पास वो जो रिसोर्स उनके पास है, मौजूद है, तभी तो तुम्हें खाना मिल पा रहा है, तो वो भी क्या हुआ, तुम लोगों के लिए क्या हुआ, वो रिसोर्स हुआ, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम योर मदर डिसाइड टू राइट अ रेसिपी बुक एंड द बुक बिकम अ बेस्ट सेलर, देन हर रेसिपी गेन एन इकोनॉमिक वैल्यू। और फिर एज्यूम करो, सोचो कि तुम्हारी अम्मी ने सोचा या मम्मी ने सोचा, तुम्हारी मदर ने सोचा कि मैं जो है अपनी जो रेसिपी जानती हूँ उसकी पूरी बुक लिखूँगी कि कौन सी चीज़, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती है। जैसे बिरयानी बनाने की मैंने बुक लिखी एक, उसमें बिरयानी बनाने का तरीका लिखा, ठीक है, कि इसमें ये मसाला डलेगा, ये चावल, इतना पानी, ये सब, ठीक है। तो वो क्या हुई, रेसिपी बुक लिखी उन्होंने। एंड बिकम बुक्स एंड बुक बिकम अ बेस्ट सेलर। और वो बुक जो है तुम्हारी, जो तुम्हारी मम्मी ने लिखी, वो क्या हुई, बेस्ट सेलर हुई, मतलब काफ़ी अच्छी बिकी। देन हर रेसिपी गेन एन इकोनॉमिक वैल्यू। तो अब उनकी रेसिपी क्या हुई, इकोनॉमिक वैल्यू भी गेन कर लेगी। क्यों, क्योंकि वो एक पैसे कमाने का ज़रिया बन गया, ठीक है। तो वो भी अब क्या हो गई, उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू आ गई, वो इकोनॉमिक वैल्यू में अब लाई करने लगा। सिमिलरली मैनी होम रेमेडीज़ may not have economic value today but in the future if a pharmaceutical company get a patent for some of them they would acquire economic value। इसलिए कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, इसी तरह से काफ़ी होम रेमेडीज़, घर की ऐसी रेमेडीज़ जो कि अभी इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी नहीं है, मगर हो सकता है फ्यूचर में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी आए, उसे पसंद आ जाए या कुछ तुम्हारी चीज़ें पसंद ना जाए, तो वो उसे क्या करें, ख़रीद ले, या कुछ ऐसा हो जैसे कि तुमने भी बुक लिख रखी हो रेसिपी की, और दूसरा जो कोई जैसे कि होटल है, उन्होंने रेसिपी बुक तुम्हारी ख़रीदनी चाहिए या उन्हें अच्छी लगी तुम्हारी रेसिपी, तो क्या होगा उससे, वो फिर बाद में क्या हो सकता है, इकोनॉमिक वैल्यू भी एक्वायर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के टाइप क्या हैं, जनरली रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो रिसोर्सेज हैं जनरली नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 तरीक़ों से क्या हैं, बटे हुए हैं। कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन कौन से, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये 3 तरीक़ों से इन्हें बांटा गया है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं ये। नेक्स्ट पेज नंबर 94। थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर एंड, अब ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर
एंड यूज्ड विदाउट मच चेंज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, कुदरत से मिलती हैं, और उन्हें हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं बिना कुछ चेंज किए, ज़्यादा कुछ चेंज किए बिना हम उसे ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे वाटर पानी, एयर, सॉइल, मिनरल्स और रॉक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ 7 नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं ये हम ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं। पानी को हम उसे कुछ चेंज तो करते नहीं हैं, एयर है, हवा है, वैसे ही सांस लेते हैं जैसी हमें हवा मिलती है, ठीक है। सॉइल है, जैसी सॉइल है हम वैसे ही यूज़ करते हैं। मिनरल्स है या रॉक्स हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, हम ज़्यादा कुछ चेंज करे बिना ही हम उसे यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड द फॉलोइंग वेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी 4 तरीक़ों से क्या है, क्लासीफाइज है। किस तरीक़ों से, पहले क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसके बेस पे एक क्या है, क्लासीफाई है। और दूसरा क्या है, ओरिजिन के बेस पे कि कितना मिल रहा है रिसोर्स हमें, ओरिजिन का कैसा है उसका, ठीक है, ओरिजिन कितना हो रहा है उसका। तीसरा तरीका क्या है, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, की कितना जमा है और कितना हम यूज़ कर पा रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और फोर्थ क्या है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितने समय तक चलेगा या कितने समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने समय तक हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 4 तरीक़ों से ये क्या है, डिसाइड है, मतलब 4 तरीक़ों से नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्लासीफाइड है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला क्या है अब हमारा, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है, ये तो बेसिस थे कि मतलब किस बेस पर क्या है, क्लासीफाइड हुए हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है, पहला हमारा एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ एंड डेवलपमेंट, इस्तेमाल और डेवलपमेंट के हिसाब से उसके बेस पर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसके बेस पर, ठीक है, यूज़ और डेवलपमेंट के बेस पर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा है वो किस पे क्लासिफाइड है, एक्चुअल रिसोर्सेज में और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्लासिफाइड है, यानी बटा हुआ है। पहला क्या है हमारा, रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय मैन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो कि हम यूज़ कर रहे हो और जिनके बारे में हमें पता हो, वो सारे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता हो और उन्हें हम इस्तेमाल भी कर पा रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल द कोल रिजर्व इन झारखंड इज़ एन एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे इन्होंने रिसोर्स की एग्जांपल दी है इसकी, एक्चुअल रिसोर्सेज की, जैसे कि जो हमारा कोल रिजर्व है झारखंड के अंदर जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा एक्चुअल रिसोर्स है। एक्चुअल रिसोर्स क्यों है, बिकॉज वी नो हाउ मच कोल इज़ देयर इन द कोल माइन ऑफ झारखंड एंड कोल इज़ बीइंग यूज इन मैनी फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि वो कितना कोल वहाँ पर मौजूद है और हम उसे इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता हो, जिस रिसोर्स के बारे में, और उस रिसोर्स को पता होने के अलावा उसे हम इस्तेमाल भी कर पा रहे हों, तो वो होता है एक्चुअल रिसोर्सेज। सिमिलरली वाटर इन द गैंगेस इज़ एन एक्चुअल रिसोर्सेज बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वाटर फॉर मैनी पर्पजेज। ऐसा ही जो गंगा नदी है, जो वहाँ पर क्या है, पानी जो है उसे भी हम बहुत जगह पर गैंगेस पे क्या है यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज में हम उसे यूज़ करते हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, जैसे वेस्ट एशिया में जो पेट्रोल है हमारा बहुत ज़्यादा, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्स। अब जो डार्क सॉइल है हमारी डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र में, वो भी हमारी किसकी एग्जाम्पल है, एक्चुअल रिसोर्स की। क्यों, क्योंकि एक्चुअल रिसोर्स हम उन्हें कहते हैं जिनके बारे में हमें पता है और हम उन्हें इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। अब दूसरा क्या है, रिसोर्सेज हुज एक्चुअल क्वांटिटी इज़ नॉट नोन। रिसोर्सेज हुज एक्चुअल क्वांटिटी इज़ नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय अस एट प्रेजेंट। वो सारे रिसोर्सेस जिसके बारे में, जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में कि कितने अमाउंट में मौजूद है हमारे पास, हमें ये नहीं पता। बस ये पता है हाँ हमारे पास ये चीज़ है, मगर कितनी है ये नहीं पता और हम उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हों, ठीक है। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख, जैसे कि एग्जांपल है लद्दाख में यूरेनियम रिजर्व की। यूरेनियम कहाँ पर है, लद्दाख में बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स, वो पोटेंशियल रिसोर्स की एग्जांपल है। विच कैन बी यूज इन फ्यूचर, जो कि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल कैन बी द मैनी अनएक्सप्लोर्ड ऑयल वेल्स नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और कुछ एग्जांपल हैं अनएक्सप्लोर्ड ऑयल वेल, जिसे कुछ तेल के कुएँ ऐसे हैं जो कि अभी तक खोदे नहीं गए, इस्तेमाल नहीं किए गए, ठीक है। कहाँ पर,
जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल पार्ट में है। तो ये किसकी एग्जांपल हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज की। क्यों? क्योंकि इनके बारे में अभी हमें सही से एक्चुअल नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कितना मौजूद है, कैसे निकाल पाएंगे, मतलब उस हिसाब की टेक्नोलॉजी नहीं है या तो फिर हमारे पास, या उसे अभी हमने यूज़ नहीं करा, तो वो किस में आ गए? पोटेंशियल रिसोर्सेज में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आप पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन चेंज इनटू एन एक्चुअल रिसोर्स विद प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैंने अभी जैसा बताया, हो सकता है कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज़ की कमी है जिसकी वजह से हमें पता तो है कि यहाँ पर कुछ रिसोर्स मिल जाएगा मगर हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गए? पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हम चेंज कर सकते हैं एक्चुअल रिसोर्स में। कैसे? प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके यूज़ करके, डिफरेंट अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम जो है पोटेंशियल रिसोर्स को एक्चुअल रिसोर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, विंड एनर्जी वॉज नॉट बीइंग यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अबाउट 200 ईयर्स अगो। क्या था? पहले जो विंड एनर्जी थी, जो हवा की, जो तेज़ चलने वाली हवा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? एयर। जो अगर फास्ट मूविंग एयर है, तेज़ चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? विंड। तो विंड एनर्जी, विंड से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसे पहले लोग बाग क्या है, 100 साल पहले की बात करें अगर, तो यूज़ नहीं कर पाते थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना किसी को नहीं आता था। बट टुडे विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मगर आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो आज क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारी जगहों पर, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या है, ईजिली हम जो है जनरेट कर सकते हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है विंड को, विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है बिजली को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तमिलनाडु इज़ आ लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी प्रोडक्शन होता है, विंड एनर्जी से, जो विंड एनर्जी को यूज़ कर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, इंडिया के अंदर, ठीक है। बायोटेक एंड ए बायोटेक रिसोर्सेज। बायोटेक और ए बायोटेक रिसोर्सेज क्या है? ठीक है, ओरिजिन के बेस पर है ये, कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वो मिल कहाँ से रहा है, उसकी पैदावार कहाँ से है, ठीक है। तो ओरिजिन के बेस पर कैसे डिफाइंड है ये, कैसे क्लासिफाइड है बायोटेक और ए बायोटेक? On the basis of origin, natural resources can be a biotech and biotech resources। अगर ओरिजिन के हिसाब से देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं, ए बायोटेक और बायोटेक रिसोर्स में, ठीक है। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड बायोटेक रिसोर्सेज। और जितने भी जिंदा हैं, जो भी लिविंग थिंग हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है, वो क्या है? बायोटेक रिसोर्सेज हैं। वो किस में आ गए? हमारे बायोटेक रिसोर्सेज में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वाइल द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज लैंड, वाटर एंड एयर बिलोंग टू एबायोटिक रिसोर्सेज are capable of reproduction, while abiotic resources are fixed in amount and can possibly be exhausted if not used properly। अब ये कह रहे हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आ गए? ए बायोटिक में, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। तो सारी नॉन लिविंग थिंग किस में आ गई? ए बायोटिक में। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे, जो कि पानी, ज़मीन, हवा, ये सब किस में आ गए? हमारे ए बायोटेक रिसोर्सेज में। और ये नेचुरल हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज की ही हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बायोटेक हमने बताया एनिमल और प्लांट। ए बायोटेक नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? हमारे लैंड, वाटर और एयर, ठीक है। अब ये क्या है कि बायोटेक रिसोर्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं टू रिप्रोडक्शन के लिए, वाइल ए बायोटेक रिसोर्सेज आर फिक्स इन अमाउंट एंड कैन बी पॉसिबली बी एग्जॉस्टेड इफ़ नॉट बी यूज्ड प्रॉपरली। रिप्रोडक्शन से मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारी बायोटेक है, जो कि हमारी लिविंग है, वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। वो आगे उनकी जनरेशन बढ़ती जाएगी, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इस लायक हैं कि वो अपनी जनरेशन बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या है? रिन्यूएबल है, मतलब वो आगे बढ़ती जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होगी। मगर अगर हम ए बायोटिक की देखें, यानी जो कि हमारे नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी जैसी कोई चीज़ बना पाएँ, अपने आप को नया कर पाएँ, रिन्यू कर पाएँ। तो उसे हमें, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? उसकी ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो पूरी तरह से क्या हो जाए? एग्जॉस्ट हो जाए, यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, अगर हम उसे सही से इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अब पेट्रोल है, हम पेट्रोल लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे जो हमारी आगे वाले फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी, नई जनरेशन, उन लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो वो क्या हुई? ए बायोटेक रिसोर्स हुई, ए बायोटेक नेचुरल रिसोर्स।
नेचुरल तो है क्योंकि कुदरत से मिली है। अब ए बायोटेक क्यों है? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, और वो रिसोर्स है क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो क्या हो गई? ए बायोटेक रिसोर्सेज। ठीक है, we can say that biotech resources are generally renewable while the abiotic ones are non renewable। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये बात कि जो बायोटेक है, बायोटेक रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हम दोबारा उसे रिन्यू कर सकते हैं और हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नया कर सकते हैं और नया बना के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे ए बायोटेक हैं वो हमारे किस में आ गए? नॉन रिन्यूएबल में। मतलब हम वो चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू ना कर पाएँ, जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल ना कर पाएँ, एक बार इस्तेमाल कर लें तो वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, जैसे कि हम सीएनजी यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर, अपने घर के जो गैस होती है, हमारी गैस, जो चूल्हा जो जलता है, उसकी जो गैस में जो सीएनजी भरी होती है, वो क्या है? एक बार हम ख़त्म यूज़ कर लेते हैं तो ख़त्म हो जाती है, दोबारा हम उसे थोड़ी नहीं भर देते हैं कि दोबारा हमने उसे यूज़ कर लिया, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद धूप में रख दिया या छाया में रख दिया, दोबारा यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्या हुआ? एक बार हमने इस्तेमाल कर ली तो ख़त्म हो गई, दोबारा फिल करानी पड़ती है हमें पैसे देकर। तो वो क्या है? वो दोबारा कहाँ से मिल रही है हमें? वो तो जहाँ से उसे रिसोर्स से जिस जरिए निकाला जा रहा है वहाँ से मिल रही है, मगर हमारे पास जो है वो एक बार रिन्यू नहीं हो सकती, वो नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि वो एक बार हमने इस्तेमाल कर ली तो वो ख़त्म हो जाएगी, हमें दोबारा परचेज करनी पड़ेगी। अब फिर क्या है? यूबिक्यूटस और रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन देयर कैन बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कि वो चीज़ें कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, वो क्या है, कितने हिसाब से, मतलब यहाँ पर अभी बताया था ना, स्ट्रोक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्रोक और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें 2 तरीकों से डिवाइड किया है रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज किस में? यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में। यूबिक्यूटस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन देयर कैन बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। मगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कि वो कहाँ पर मिल रही है, किस जगह पर मिल रही है, मतलब लोकेशन के हिसाब से। और ये कह लिए कि लोकलाइज्ड और यूबिक्यूटस, ये 2 हिस्सों में बांटा है। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। जैसे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर दोज विच आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ सच एज द एयर वी ब्रीथ। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हर जगह हमें अपनी अर्थ पर मिल जाएंगे, जैसे कि हवा, एयर, जो कि हम जिससे सांस लेते हैं, ठीक है, जो कि हम ब्रेथ करते हैं, एयर, वो वाली एयर जो हमें हर जगह मिल जाएगी। तो ये क्या हो गई? यूबिक्यूटस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? द रिसोर्सेज लाइक रिजर्व ऑफ आयरन, कॉपर, कोल एक्सेट्रा आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ रिसोर्स की एग्जांपल दिए, जैसे कि आयरन, कॉपर, कोल, ये और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं ऐसी। तो ये सब क्या है? ये हर जगह नहीं मिलेंगी हमें। आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मौजूद नहीं है ये, ठीक है, हर जगह नहीं मिल जाएगी हमें। बट आर कन्फाइंड टू अ सर्टेन प्लेसेस, मगर ये कहाँ मिलेंगी हमें? कुछ सर्टेन प्लेसेस पर, कुछ जगहों पर हमें ये मौजूद हैं, यानी कुछ जगह पर हमें ये मिलेंगी। दीज आर कॉल्ड द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो ये क्या हो गई? इनकी एक लोकेशन है कि यहीं मिलनी है, ये हर जगह मौजूद नहीं है। तो ये कौन सी हो गई रिसोर्सेज? ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज इज हाईली अनइवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं वो अर्थ के सरफेस पर हाईली अनइवन है, मतलब कहीं पर अनइवन मतलब जो बराबर ना हो। जैसे एयर है, वो एयर जो हमारी है वो इवन सोर्स ऑफ रिसोर्स है, इवन फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हर जगह हमें बराबर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ से आगरा गए तो आगरा में हमें इतनी हवा मिल रही है, इतनी एयर मिल रही है, और अलीगढ़ में आ गए तो अलीगढ़ में सांस नहीं ले पा रहे हैं, हवा की कमी है। ठीक है, तो वो क्या हुई? एयर क्या है हमारी? यूबिक्यूटस है, मतलब हर जगह मिलेगी, बराबर मिलेगी, इवन फॉर्म में। और ये क्या है? हाईली अनइवन है। कौन? लोकलाइज। क्यों? कुछ जगह हो सकता है हमारा कोल बहुत सारा मिले, कुछ जगह हो सकता है हमारे पास कोल हो ही ना। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर कुछ जगह मिल रहा है और कुछ जगह कॉपर है ही नहीं। जैसे अलीगढ़ में तो कोई आयरन या कॉपर की वो नहीं है, कोई माइनिंग हो रही हो। कुछ जगह पर जहाँ पर पहाड़ी इलाके वहाँ पर कोल या आयरन की या कॉपर की माइनिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या है? कुछ जगह पर मिलती है। तो ये क्या हो गई? हाईली अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 95, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कि मतलब कितना चलेगा या कितना इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसके समय के हिसाब से कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2 हिस्सों में। कौन सा? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2 हिस्सों में, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
द रिसोर्सेज विच हैव कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और रिन्यू क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जिनके अंदर एबिलिटी है, वो इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ, मतलब रिन्यू कर पाएँ, अपने आप को दोबारा चेंज कर कर दोबारा बना पाएँ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो सारे रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, दोबारा, एबल मतलब लायक, अपने आप को दोबारा नया करने के लायक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। द रिसोर्सेज विच हैव कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये हो गया हमारा। बट द अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑफ एग्जॉस्टिव टाइप एज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। मगर अगर हम देखें तो जो हमारे दूसरा है, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसके अंदर क्या होता है, वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर देता है, ख़त्म हो जाएगा एक बार तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा, मतलब दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा या दोबारा बना नहीं सकते हम उसे। जैसे कि यहाँ पर है, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, सोलर, सॉइल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए, जैसे कि विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम सूरज है, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो बार बार ख़त्म होने के बावजूद, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगी। एक दिन सूरज उगा, हमने उसकी हीट ली, गर्मी ली, और नेक्स्ट दिन फिर उगा, फिर गर्मी ली, मतलब हम उसकी रिसोर्स को दोबारा और दोबारा यूज़ करते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू केयरलेस यूज़, और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनकी लापरवाही की वजह से। किसकी लापरवाही की वजह से? इंसान की इस्तेमाल करने की लापरवाही की वजह से हो सकता है। जैसे कि पानी है, पानी आज के समय में इंसान इतनी लापरवाही, इतनी केयरलेस के साथ यूज़ करता है कि टंकी खुली है तो खुली हुई है, पानी गिर रहा है गिरने दो, जहाँ पर एक जग पानी का इस्तेमाल था उसने 2 जग फेंक दिए। तो क्या है, कुछ वो एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे ही अगर हम केयरलेस तरीके से यूज़ करते रहे चीज़ों को, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, तो वो भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे और हम उसे वापस नहीं ला सकेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिजर्व एंड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू रिन्यू देम। फॉर एग्जाम्पल कोल और पेट्रोलियम, जैसा हम ये कह रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, रिजर्व में होते हैं। लिमिटेड इन रिजर्व मतलब जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है कि ये इतने ही हैं, इसके बाद हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। इट मे टेक्स 1000 ऑफ ईयर टू रिन्यू देम, और अगर हम रिन्यू भी करना चाहें, उसे दोबारा हासिल करना चाहें, तो हज़ारों साल लग जाएंगे उन्हें हमें वापस हासिल करने में। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम, जैसे कि कोल है या पेट्रोलियम है, इफ़ टेकन आउट कम्प्लीटली मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस देम। अगर हम कोल या पेट्रोल यूज़ करें तो क्या होगा, अगर हम पूरा ख़त्म कर दें उसे, जैसे हमारे पास कोयला है जो कोल है, या हमारे पास पेट्रोल है, अगर हम पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दें तो क्या होगा, दोबारा हमें वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियन साल लग जाते हैं उसे दोबारा बनाने में। ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस देम, उसे कितने साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर यूज़ होते हैं इन्हें दोबारा बनने में। एज द टाइम पीरियड है एक्सट्रीमली लॉन्ग, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग नॉन रिन्यूएबल, और इनका समय इतना लंबा है कि अगर जैसे कि मैं चाहूँ, मैंने पेट्रोल पूरा यूज़ कर लिया, मैं उसे रिन्यू कर पाऊँ तो मेरे लिए मिलियंस ऑफ ईयर साल ज़िंदा रहना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे लिए ये क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल हो गए। तो इनका दोबारा बनने का जो समय है बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग है। ठीक है। तो इसलिए ये किस में आ जाता है, नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते, इसका जब अपना टाइम आएगा, मिलियंस ऑफ ईयर हो जाएंगे, तब जाके रिन्यू होगा। ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन मेड से ही पता चल रहा है जो इंसानों ने खुद बनाई हो। ठीक है। मैनी नेचुरल सब्सटेंसेज कैन बी मेड यूजफुल ओनली आफ्टर द यूज़ ऑफ सम टेक्नोलॉजी। अब ये कह रहे हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम उसमें यूज़ कर पाएँ, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर उसे हम उस काबिल बना दें कि वो यूज़ करने के लायक हो, तभी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। When these natural substances become useful, they are called man-made resources और artificial resources। और जब हम टेक्नोलॉजीज़ को और अपनी डेवलपमेंट जो भी हमारी साइंस है या उसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर जो नेचुरल सब्सटेंसेस को हम इस काबिल बना पाएँ, इस लायक बना पाएँ कि अब हम चलो उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस लायक हो गई कि चलो आज अब ये यूज़ हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैन मेड रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आयरन इज़ नेचुरली फाउंड एज एन ओर, जैसे कि आयरन है जो लोहा है वो ओर की फॉर्म में मिलता है, मगर इंसान क्या करता है अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर उसे लोहा बना देता है ओर को, और आयरन यानी आयरन बना देता है, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। तो मिला तो हमें नेचर से ही, मगर बनाया किसने? इंसान ने बनाया। किसने? इंसान ने चेंज किया इसे अपने यूज़ करने के हिसाब से, जिस हिसाब से उसे यूज़ करना था, इस्तेमाल करना था, उस हिसाब से इंसान ने बनाया उसे। तो वो क्या हो गई? हमारी आर्टिफिशियल हो गई, यानी मैन मेड हो गई, मैन मेड रिसोर्स हो गई। बट द आयरन ओर इज़ इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज़ वन ऑफ नो यूज़ फॉर अस। और जो आयरन ओर होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है, जब कुदरती फॉर्म में होता है तो वो आयरन ओर की फॉर्म में होता है, मगर हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे इस रिसोर्स में नहीं आया। द आयरन ओर नीड्स टू बी सेंट टू फैक्ट्रीज टू मेक यूज़फुल आयरन फॉर अस। और आयरन ओर जो होता है तो उसे किसकी ज़रूरत होती है कि उसे फैक्ट्री में भेजा जाए और उसे इस काबिल बनाया जाए, इस लायक बनाया जाए कि उसे हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है, यूज़फुल आयरन बनाया जाए उसका। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एक्सेट्रा। और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम इसे आयरन को? बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए, या रोड मशीनरी को बनाने के लिए, या ऑटोमोबाइल्स या शिप्स बनाने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? आयरन्स को, एक्सेट्रा। सिमिलरली व्हेन कारपेंटर मेक फर्नीचर फ्रॉम वुड दे चेंज वुड इनटू अ मैन मेड रिसोर्सेज। इसी तरह से जब कोई कारपेंटर जो लकड़हारा होता है, जो लकड़ी का काम करता है, अगर वो किसी फर्नीचर को बनाने में किसी लकड़ी का इस्तेमाल किया, ठीक है, लकड़ी को इस्तेमाल करके क्या बनाया उसने? फर्नीचर बना दिया, कुर्सी बना दी, टेबल बना दी, चेयर बना दी, ठीक है, बेड बना दिया, तो वो क्या हुआ? दे चेंज वुड इनटू अ मैन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो हमारी लकड़ी थी उसे किस में चेंज कर दिया उसने? मैन मेड रिसोर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। मैन मेड क्यों हुआ? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, इंसान के हाथों से बनाया हुआ रिसोर्स है, हमने उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, उसे हमने पहले रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमने वुड ली, लकड़ी ली, कहाँ से ली? हमने नेचुरल रिसोर्स से, यानी प्लांट से ली, नेचर से ली, फिर हमने उसे आर्टिफिशियल रिसोर्स में चेंज कर दिया, मैन मेड रिसोर्स में चेंज कर दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज एंड परहैप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, एक रिसोर्स है और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज विच हेल्प हिम कंट्रीब्यूट टूवर्ड द सोसाइटी इन सम वे ऑफ द अदर। ये कह रहे हैं हर इंसान के पास अपनी सेट ऑफ स्किल्स और नॉलेज है, मतलब हर इंसान के पास अपनी अपनी स्किल्स हैं, अपनी अपनी कलाएँ हैं, अपने अपने तरीके हैं काम करने के, अलग अलग इंसान के पास अलग अलग नॉलेज है, ठीक है, विच हेल्प हिम कंट्रीब्यूट टूवर्ड द सोसाइटी इन सम वे ऑफ द अदर। तो वो सारी नॉलेज, वो सारी जो स्किल्स है वही इंसान यूज़ करके क्या करता है? अपनी सोसाइटी में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है? यूज़ करता है और अपनी सोसाइटी को चेंज करता है दूसरे के लिए, दूसरे इन सम वे ऑफ अदर, मतलब दूसरे के हिसाब से एक इंसान अपना काम दूसरे तरीके से करेगा, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर हो सकता है कोई अलग खासियत हो, या आप हैं, आपके अंदर हो सकता है कोई अलग खूबी हो या खासियत हो, ठीक है। तो आपके अंदर जो खूबी है वो आप अपने तरीके से यूज़ करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। मैं हूँ, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। तो वही कह रहे हैं ह्यूमन जो है अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर डिफरेंट टास्क डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है। पीपल नीड कंटिन्यूस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिकम यूजफुल ह्यूमन रिसोर्सेज। और इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है? कंटिन्यूस, लगातार एजुकेशन की, एंड ट्रेनिंग टू बिकम यूजफुल ह्यूमन रिसोर्सेज। इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जो इंसान है वो पढ़ाई करे, एजुकेशन ले, ठीक है, इल्म हासिल करे और अपनी जो रिसोर्सेज हैं उस पर ट्रेनिंग करे, ठीक है, प्रैक्टिस करे, किसी काम को करने के लिए अपने ऊपर प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, तभी वो काम सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी वो यूज़फुल ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल एंड नॉलेज। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग से क्या होता है? जो क्वालिटी है पीपल की, इंसान की स्किल्स और उसकी नॉलेज की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है, अच्छी होती है, ठीक है, बढ़ती है। हैंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफन कम अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसलिए जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो किस में आ गई? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर आ गई। किस? एजुकेशन और ट्रेनिंग किसके अंदर आ गई? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आ गई। अब ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर लिख लिए पार्ट फर्स्ट कंप्लीटेड।
अब नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक वीडियो है, ये हमारी पूरी पार्ट 1 की। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी वो होगी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से आगे तक की, इसमें एक्सरसाइजेज में आएंगी, ठीक है। तो हमारी किसकी हो गई, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा अब हमारा, नथिंग इन दस, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।